हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी बाय मनीष शर्मा। आज की जो अपनी वीडियो है इसके अंदर अपन ऑन्कोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिनाइन और मैलिग्नेंट के बीच में जो डिफरेंस आता है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर ये जो क्वेश्चन होता है लगभग आता रहता है। इसके जो थर्ड ईयर हो, चाहे फोर्थ ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, एग्ज़ाम के अंदर ऑन्कोलॉजी से ये क्वेश्चन उठा लिया जाता है। अब क्या होता है कि कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं उनके आपको सीधा सीधा याद रखना होता है। मैं आपको क्या करूँगा, लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप बिनाइन और मैलिग्नेंट के बीच में जो डिफरेंस है उसको आप याद भी रख पाएंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। तो देखिए, बिनाइन ट्यूमर में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो बिनाइन ट्यूमर है वो क्या करता है, बिल्कुल जो नॉर्मल सेल्स होती है उनकी तरह ही बिहेव करता है। परंतु जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो बिल्कुल कैंसरस जो सेल्स होती है उनकी तरह बिहेव करता है। तो ये अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि बिनाइन नॉर्मल ट्यूमर है और जो आपका मैलिग्नेंट है वो क्या है, आपका बहुत ही डेंजरस ट्यूमर है। इसके अगर इसका प्रोग्नोसिस देखें तो बहुत ही ज़्यादा इसका क्या होता है, डिफ़िकल्ट प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट सबसे पहले अपन करेंगे ग्रोथ से। देखिए ग्रोथ कैसी होती है, तो ग्रोथ की बात करें अगर अपन, तो ग्रोथ बिनाइन की कैसी होती है, बिल्कुल स्लो होती है। और मैलिग्नेंट की ग्रोथ कैसी होती है, फास्ट ग्रोथ करता है। अगर बिनाइन है तो इसकी ग्रोथ कैसी होगी, स्लो ग्रोथ होगी। और मैलिग्नेंट की अगर ग्रोथ की बात करें तो ये इसके अंदर फास्ट ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, फास्ट ग्रोथ मिलती है इसके अंदर। फिर बाद में ग्रोथ के बाद में अभी भी मैंने आपको बताया था प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस बिनाइन का कैसा रहता है। बिनाइन देखिए नॉर्मल सेल्स की तरह है और थोड़ी सी गांठ बनी है और वो गांठ थोड़ी थोड़ी ग्रोथ कर रही है। तो उसका प्रोग्नोसिस अगर बात करें अपन, ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट बिनाइन का क्या होता है, गुड ट्रीटमेंट। सर्जरी के द्वारा, सर्जिकल प्रोसीजर्स के द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रोग्नोसिस इसका बिनाइन का अच्छे से कर दिया जाता है, सर्जरी से निकाल दी जाती है। ठीक है, गुड प्रोग्नोसिस, गुड प्रोग्नोसिस। इसका जो मैलिग्नेंट का जो प्रोग्नोसिस होता है वो कैसा रहता है, बैड प्रोग्नोसिस। ठीक है, बैड प्रोग्नोसिस, इसका प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं रहता है। अगली अगर बात करें अपन तो प्लियोमॉर्फिज्म की बात करते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म वर्ड से कुछ अगर आप आइडिया लगा पाएँ तो देखिए, प्लियो लिखा हुआ है, मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, संरचना। तो संरचना अगर बात करूं मैं, प्लियो का मतलब ऐसे समझ लीजिए चेंज। ठीक है, संरचना के अंदर बदलाव। तो यहाँ पे प्लियोमॉर्फिज्म के अंदर सेलुलर की अगर बात करूं मैं, पहला है सेलुलर, दूसरा अगर बात करूं तो मैं न्यूक्लियर की करता हूँ। ठीक है, तो देखिए सेलुलर कैसा, मतलब यहाँ पे बिनाइन के अंदर सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म कैसा देखने को मिलेगा, तो इसमें नहीं देखने को मिलता है। जो अगर मैं बात को यहाँ पे लिख देता हूँ एब्सेंट, और इसके अंदर मैलिग्नेंट के अंदर सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म। अगर मैं इसको आपको डिफाइन करना चाहूँ तो प्लियोमॉर्फिज्म को आप ऐसे लिख सकते हैं कि अल्ट्रेशन इन शेप एंड साइज ऑफ सेल, या फिर अगर न्यूक्लियस की बात करूँ तो न्यूक्लियस की आ जाएगी, शेप एंड साइज। ठीक है, उसमें बदलाव। तो इसमें बदलाव नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है मतलब कैसी, नॉर्मल सेल्स कैसी रहती है, ऐसे आपकी रहेगी सेल। ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास में यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा। परंतु इसके अंदर कैसा रहेगा, इसके अंदर सेल की जो शेप होगी वो भी ख़राब हो जाएगी, न्यूक्लियस की साइज़ भी बढ़ जाएगी और बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास में भी नहीं रहेगा। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास में भी नहीं रहेगा। ठीक है, और न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म भी इसमें एब्सेंट रहता है। न्यूक्लियस की शेप एंड साइज बिल्कुल सही रहती है। और मैलिग्नेंट की अगर बात करूं तो मैलिग्नेंट के अंदर आपका न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगली अगर बात करूँ, देखिए प्रोग्नोसिस आ गया, प्लियोमॉर्फिज्म आ गया, और तीसरा है पोलैरिटी। पोलैरिटी इसके अंदर बिनाइन के अंदर मेंटेन रहती है, बिनाइन के अंदर मेंटेन रहती है। मेंटेन कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि देखिए एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। ये जो सेल्स हैं इनकी पोलैरिटी वेल मेंटेन्ड है, इनकी पोलैरिटी वेल मेंटेन्ड है, परंतु इसके अंदर क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगी। पोलैरिटी इसके अंदर लॉस्ट हो जाएगी मैलिग्नेंट के अंदर। लॉस्ट होने का एक डायग्राम बना देता हूँ, देखिएगा।
ये आपकी लॉस्ट हो चुकी है। ये क्या हो गया यहाँ पे, मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो पोलैरिटी है इसमें मैलिग्नेंट के अंदर लॉस्ट हो चुकी है, बिनाइन के अंदर मेंटेन है। अगली बात करें अपन, देखिए ग्रोथ की बात कर ली अपन ने, प्रोग्नोसिस की बात कर ली, प्लियोमॉर्फिज्म की कर चुके हैं अपन, पोलैरिटी की बात कर चुके हैं। अब अगली, अगर थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, इन्वेजन। इन्वेजन या फिर अपन इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं इनफिल्ट्रेशन। कुछ हाइलुरिडिनेज नाम का एंजाइम होता है, वो क्या करता है कि जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनको डिसोल्व कर लेता है और दूसरी कैविटी के अंदर एंट्री कर जाता है। तो वो एंट्री करने वाला तो मैलिग्नेंट में पाया जाएगा, और इन्वेजन इसके अंदर, बिनाइन के अंदर क्या होगा, बिनाइन के अंदर इन्वेजन नहीं देखने को मिलता है, तो बिनाइन के अंदर एब्सेंट और इसके अंदर प्रेजेंट। ठीक है, इन्वेजन की बात हो गई। फिर इन्वेजन के बाद में अगर मैं बात करूं तो मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, अब देखिए मेटास्टेसिस इसका मेन डिफरेंस करता है। ठीक है, मेन डिफरेंस मेटास्टेसिस के द्वारा होता है। बिनाइन का जो मेटास्टेसिस होता है, बिनाइन के अंदर मेटास्टेसिस जैसा कुछ नहीं पाया जाता। मेटास्टेसिस बिनाइन का नहीं होता इसीलिए उसको अपन बिनाइन बोल रहे हैं। ठीक है, और भी कई रीज़न है परंतु ये मेन रीज़न है इसका। इसके अंदर जो मेटास्टेसिस है वो प्रेजेंट होता है, इसके अंदर मेटास्टेसिस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बाद में अगले कंपोनेंट की बात करें अपन तो सेकेंडरी चेंजेस आते हैं। सेकेंडरी चेंजेस के अंदर देखिए सबसे पहले आता है नेक्रोसिस, फिर बाद में नेक्रोसिस और दूसरा आता है यहाँ पे हेमोरेज। ठीक है, हेमरेज। तो इसमें सेकेंडरी चेंजेस, बिनाइन की अगर मैं बात करूँ तो बिनाइन के अंदर सेकेंडरी चेंजेस अब्सेंट होते हैं, और मैलिग्नेंट के अंदर सेकेंडरी चेंजेस देखने को मिलता है, और देखने को मिलता है तभी ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम अपने को मैलिग्नेंट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और भी कई रीजंस हैं। ठीक है, और जो इसके कंपोनेंट आते हैं वो अपन यहाँ पे आगे देखते हैं। ठीक है, ये देखिए अपन अगले कंपोनेंट की बात करते हैं, और लास्ट में अपन उस ट्रिक को देखेंगे जिससे आपको इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अपना बेस्ट परफॉर्म करके आओ। क्योंकि क्या होता है कि कंपटीशन, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको मेन डिफरेंस याद रखना पड़ता है। क्वेश्चन सामने आता है, ऑप्शंस आते हैं, परंतु यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन आता है, आंसर पूरा आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो फिर बाद में यहाँ पे अगला जो कंपोनेंट की बात करें अपन तो कलर आ जाता है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो आ जाता है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। देखिए कलर के अंदर बात करूँ मैं बिनाइन का तो नॉर्मोक्रोमिक, इसमें आपको कैसा दिखेगा, नॉर्मोक्रोमिक कलर देखने को मिलता है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न को भी अपन डिस्कस करेंगे, माइटोटिक डिवीज़न उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉर्मोक्रोमिक देखने को मिलता है कलर। मैलिग्नेंट के अंदर नॉर्मोक्रोमिक नहीं देखने को मिलता है, इसमें हाइपरक्रोमिक देखने को मिलता है। कलर है इसके अंदर हाइपरक्रोमिक देखने को मिलता है। इसके अंदर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो कैसा मिलता है, नॉर्मल है तो 1:4 नॉर्मली होता है, उससे 1:6 तक मिल सकता है। ठीक है, अगर इसकी मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दूं तो देखिए इस टाइप की होती है नॉर्मल सेल। इसमें न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस को अगर मैं 1 दूं तो न्यूक्लियस का 4 गुना बड़ा क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, न्यूक्लियस का 4 गुना बड़ा क्या है, साइटोप्लाज्म है, तो उससे ये 6 तक जा सकता है। ठीक है, 4 गुना हो सकता है या फिर 6 गुना बड़ा हो सकता है न्यूक्लियस से, इतना तो चलता है। ठीक है, परंतु मैलिग्नेंट के अंदर क्या होता है ये याद रखिएगा, मैलिग्नेंट के अंदर 1:1 देखने को मिलता है। और इसका डायग्रामेटिक अगर रिप्रेजेंटेशन दूं तो ये देखिए ये सेल है, साइज़ में बड़ी हो चुकी है और न्यूक्लियस इसका इतना ही बड़ा न्यूक्लियस हो रखा है, साइटोप्लाज्म के बराबर न्यूक्लियस हो चुका है, इसलिए इसका दोनों साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों इसमें क्या हो रखे हैं, बराबर हो रखे हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है कि कई बार क्या होता है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो पूछने की बजाय वो साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस पूछ लेंगे, तो आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है। और तब अगर साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस रेशियो पूछ लिया गया तो आप क्या करेंगे 4:1 से लेकर क्या कर देंगे 6:1 कर देंगे। परंतु इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या होगा सेम ही रहेगा, 1:1 इधर लिख लो चाहे उल्टा लिख लो, 1:1 ही रहता है। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी है, ये थोड़ा अलग चीज़ बता दी आपको। ठीक है, अब माइटोटिक डिवीज़न की बात करते हैं अपन। तो माइटोटिक डिवीज़न बिनाइन के अंदर माइटोटिक डिवीज़न कैसा देखने को मिलता है, बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब क्या होता है कि देखिए ये सेल्स, एक सेल है वो 2 में डिवाइड होगी, मतलब बाइपोलर। परंतु मेलिग्नेंट के अंदर क्या होता है, एक सेल होती है वो क्या हो सकती है 4 में डिवाइड हो सकती है, 3 में भी डिवाइड हो सकती है, बहुत सारे कंपोनेंट में डिवाइड हो सकती है। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइपोलर, क्वाड्रिपोलर, क्वाड्रिपोलर या फिर मल्टीपोलर। बात समझ में आई? ठीक है, और एक कंपोनेंट और अपना रह गया था, उसके वो डिस्कस कर लेते हैं, कैप्सूल। ये मेन डिफरेंस था जो अपन लास्ट में कवर कर रहे हैं। तो देखिए कैप्सूल की बात करें तो बिनाइन के अंदर कैप्सुलेटेड रहता है, तो इसको मैं एनकैप्सुलेटेड बोल सकता हूँ। ठीक है, एनकैप्सुलेटेड कि कहने का मतलब ये है कि जो ये सेल्स होती है इसके अंदर, जो ट्यूमर की जो सेल्स होती है उनके ऊपर कवरिंग होती है, ये कैप्सूल के अंदर कैप्सुलेटेड रहते हैं। यहाँ पे गौर कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने एन लिखा है, यहाँ पे मैं अन लिख रहा हूँ। ठीक है, अनकैप्सुलेटेड। अनकैप्सुलेटेड का मतलब है कि ये जो ट्यूमर होगा इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं, कोई कवरिंग नहीं होगी, जिसके कारण से ये क्या करेगा मेटास्टेसिस कर जाएगा। ठीक है, ये मेटास्टेसिस कर जाता है। ये अपने जो कंपोनेंट्स थे वो हो चुके हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे अपनी जो मेन ट्रिक थी उसके बारे में। अपनी जो मेन ट्रिक थी उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जिससे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख पाएंगे। देखिए अपनी जो ट्रिक है कुछ इस प्रकार से है, आपको याद रखनी है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। एफ का मतलब है, इसको अगर आप एक दूसरे से इंटरचेंज कर लें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है फीचर्स, ऊपर सबसे ऊपर मैंने फीचर्स लिखा है, तो एफ से फीचर्स याद रख लेना। और सबसे पहले वाला क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ के बाद में पी से, पी पे क्यूब लगा देना। पी से 3 वर्ड हैं, कौन कौन से, प्रोग्नोसिस, प्लियोमॉर्फिज्म और पोलैरिटी। ठीक है, 3 वर्ड है। फिर बाद में ये पी आर दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म प्रोग्नोसिस सब में पी आर कंप्लीट हो गया। आई से अपन क्या लिखेंगे, इन्वेजन। ठीक है, आई से अपन क्या लिखेंगे, इन्वेजन। एम से अपन क्या लिखेंगे, मेटास्टेसिस। इसके ऊपर स्क्वायर लगा लेना, मेटास्टेसिस और माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। अब देखिए ये हो गया, ई का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। फिर वन एस का मतलब सेकेंडरी चेंजेस हैं, सेकेंडरी चेंजेस। फिर बाद में सी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कलर और कैप्सूल। आशा करता हूँ कि आपको ये जो ट्रिक है ये आपको समझ में आई होगी। ऐसे समझ लीजिएगा GF प्राइम SC, इससे याद रख लीजिएगा। सी पे भी स्क्वायर लगा लीजिएगा। अगर आप इससे कुछ भूल भी जाते हैं, परंतु आप मेन जो चीज़ें हैं उनका याद रखिएगा। मेन इसके अंदर एक तो आपका आता है कैप्सूल, एक आपका आता है मेटास्टेसिस, और आपका अगली जो चीज़ आती है वो आती है प्रोग्नोसिस। ये मेन चीज़ है, इनका याद रखिएगा। ठीक है, ये मेन चीज़ है, इनको मत